नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत। मैं अभिनव श्रीवास्तव। कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है, मेरा आईडी ये भी है, जैसे कि पहले भी वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो एक बच्चे का प्रॉब्लम मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो आजकल में बच्चों के नीट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीट है, IIT JEE है, मेंस के और एडवांस के भी कभी कभी कुछ आ जाते हैं, तो मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। तो आज जो क्वेश्चन आया है वो भी एक स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। स्टूडेंट है पंजाब का, जलंधर का रहने वाले हैं, अभिषेक जी हैं। उन्होंने मुझे मेल आईडी पर, दिस इज माय मेल आईडी, इस मेल आईडी पर मुझे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, कई सारे क्वेश्चंस भेजे थे। तो कुछ आधे सॉल्व थे, कुछ के आंसर्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहे थे, कुछ के आंसर्स आ जाते लेकिन उन्हें कैलकुलेशन मिस्टेक भेजी थी मुझे करके। जो उन्होंने आपको सवाल भेजने का तरीका मैंने पहले बता रखा है। आप एक सवाल को क्या करो, आप उसकी फोटो खींच लो, चाहे PDF में फॉर्मेट में लो, चाहे JPG फॉर्मेट में अटैच करके, चाहे व्हाट्सएप, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, या इन दोनों मेल आईडी में से किसी पर भेज दो मेल करके। ठीक है, तो उस बच्चे ने जो भेजा था उसमें मैंने, ये बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए अगर बच्चा उसके सब्सिक्वेंट स्टेप्स भी लिख ले कि मैंने क्या क्या सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे उसी के तरीके से उसको इंटरप्रेट करने में, उसको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। क्योंकि एक फिजिक्स में या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, तीनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि एक ही बच्चा कई तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जब एक ही बच्चा कई तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसका व्यू पॉइंट जानना आसान होता है, किस व्यू पॉइंट से उसने उस चीज को सॉल्व किया। अब कोई बच्चा ऐसा है जो पहले से पढ़ता हुआ चीजें आ रहा है, ठीक है, उसको वो मेथड इजी लगता है, तो उसने क्या किया, उसी मेथड में उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो मैं भी उसको उसी मेथड से ही सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नया मेथड अगर हम इवॉल्व करेंगे या उसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है मे बी कि वो कंफ्यूज हो जाए कि यार अब इस सवाल को कैसे किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं शुरू सिस्टम में समझाऊंगा। अगर आपको उसका कुछ पार्ट समझ में आ रहा है, आपको पता है कि इस सिस्टम से मुझे करना है, तो कृपया उस सब्सिक्वेंट स्टेप्स को भी साथ में लिख दें कि हमने इस स्टेप से किया है। आगे आप ब्लैंक छोड़ दें कि आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं आगे उसको कवर कर लूंगा। अब जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया था, बहुत से क्वेश्चन उसने कम से कम 7-8 क्वेश्चन भेजे थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूं। तो क्वेश्चन था, दिस इज द प्रॉब्लम इज अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल containing a gas whose molar mass is m, whose molar mass, this is important, whose molar mass is m, caps lock m, and the ratio of specific heat Cp/Cv, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, हो सकता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गामा लिखा हो, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इस स्टैंडर्ड पर कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, Cp/Cv होता है, ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, मतलब आप पढ़ोगे आइडियल थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में तो उसमें ये आपको इजीली मिल जाएगा, SC वर्मा में या बहुत सी बेसिक टेक्स्ट बुक्स में। मूव्स विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, मतलब थर्मली इंसुलेटेड, मतलब कुछ बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और वो वेसल जो है उसमें एक मोलर मास m की गैस भरी हुई है, जिसके स्पेसिफिक हीट का रेशियो दिया हुआ है गामा। वो वेलोसिटी, वो वेसल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, दिस इज द वेसल, इसको आप ऐसे देखिए, दिस इज द वेसल, इसमें गैस भरी है, ठीक है, गैस ऑफ मोलर मास m, ठीक है, ये वेसल v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, फाइंड द गैस टेम्परेचर इंक्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम सडन स्टॉपेज ऑफ द वेसल। वेसल को हम एकदम से स्टॉप कर दें, मतलब v सेकेंड, इफ दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और सेकेंड पोजीशन में क्या है, हमने v को 0 कर दिया, ठीक है, मतलब वेलोसिटी को हमने फ्रॉम द सडन स्टॉपेज ऑफ द वेसल, सडन स्टॉपेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेसल को हमने सडन स्टॉप कर दिया। तो उसमें क्या होगा, आपको निकालना है गैस टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितना करेगा। तो गैस टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितना करेगा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम एज्यूम करते हैं पूरा कि आपका दैट इज आपका जितना भी एनर्जी ऑफ द गैस है, मतलब मूविंग है, तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस होगी, वो टोटली चेंज होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस या हीट में। Here
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, क्यों? ड्यू टू मोशन ऑफ वेसल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, क्यों काइनेटिक एनर्जी? ड्यू टू मोशन ऑफ द वेसल, वेसल मूव कर रही है, चेंजेस इनटू या कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू मोशन ऑफ वेसल चेंजेस इनटू हीट, हीट ब्रैकेट में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्या? वैसे तो हमारा थर्मोडायनामिक रिलेशन से क्या होता है भाई? dq is equals to du plus dw, that is the हमारी थर्मोडायनामिक इक्वेशन से आएगा। तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए dw को 0 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं टोटल जो आपका dq is equals to du। तो मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, जो गैस मोशन से उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो, टोटल किसमें? हीट में कन्वर्ट होगा। हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए, अच्छा इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हम जानते हैं हाफ mv², लेकिन यहाँ m जो है ये मोलर मास नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे m क्या लिया जाएगा? दैट इज जेनेरिक मास, ठीक है। जेनेरिक मास को आप यूं कह सकते हैं, मोलर मास अनदर थिंग, जो एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से मास का कैलकुलेशन होता है वो मोलर मास में आता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका कन्वर्जन होगा वो जेनेरिक मास पे ले जाएगा, मतलब मास ऑफ द गैस इनकॉर्पोरेटेड विद द वेसल, ठीक है। तो ये आपका हाफ mv², ये बराबर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के u, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा। ये कितनी होती है भाई? ये अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो m/m cv डेल्टा t, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे आया? जब आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे तब आपको समझाया जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या है? m/m, जहां पे ये मोलर मास है, अब यहाँ मोलर मास आया है, ठीक है। हम जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है Cp बाई Cv इज इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई Cp बाई Cv माइनस 1 इज इक्वल्स टू R, Cv से R बाई Cp, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R बाई Cv। यहाँ पे Cv क्या निकल के आया है भाई? R बाई गामा माइनस 1। ये एक्सप्रेशन Cv का हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? स्मॉल m बाई m, Cv की जगह रख दिया R बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा t, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया? हाफ mv² के। तो क्या इस एक्सप्रेशन से आप डेल्टा t नहीं निकाल पाओगे? बहुत इजीली निकाल लोगे। ये m कट जाएगा, हाफ v² इज इक्वल्स टू R बाई m गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा t, ठीक है। तो डेल्टा t क्या निकला भाई? डेल्टा t निकला m गामा माइनस 1 v² बाई r। दिस इज द change in temperature of the gas due to the motion, due to sudden stoppage of the vessel moving with the velocity v, ठीक है। This is the equation। अब Cv के टर्म्स में निकालनी है तो हम ये भी निकाल सकते हैं भाई, R बाई गामा माइनस 1 होता है, तो यहाँ 2 रहेगा, देखिए हाँ, ये m चला जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ mv², हाफ mv² ऐसे बचेगा, और यहाँ बाई Cv हो जाएगा, मतलब mv² बाई 2Cv। दिस विल बी द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Cv, ठीक है भाई। R बाई गामा माइनस 1 नीचे दिया है तो Cv नीचे आएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। बच्चों यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है कि समझना कि हमारा इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली आपके किस में आते हैं? IIT JEE मेंस में भी आ सकता है, और समटाइम्स एडवांस्ड में भी आ सकता है, ठीक है। नीट में भी आ सकता है,
तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा खेल इसी चीज का है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो आपका एम सी बी डी एम बाई एम सी बी डेल्टा टी दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द एक्सप्रेशन, इस तरह से आएगी एक्सप्रेशन। इक्वेशन वैल्यू m इज द जेनेटिक मास, m इज द मोलर मास। मोलर मास हमेशा एवोगाड्रो नंबर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपका अगर आपको ये एक्सप्रेशन देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको ये एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है तो आप इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता है कि IIT JEE में आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि हम लोग के जमाने में AIT ही होता था या सेंट्रल का जो एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप भेजते रहिए। मुझे लगा कि क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा के थोड़ा सा आपको एक फील देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, तो बाद में मैंने सर्च किया तो ये क्वेश्चन जो था वो IE इरोडोव का क्वेश्चन भी था। ये इस बुक में मुझे क्वेश्चन, ये जो लड़की ने पूछा वो क्वेश्चन मुझे इस बुक में मिला था। ठीक है, तो बहुत घबराने की बात नहीं है कि इरोडोव का क्वेश्चन है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इरोडोव का क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा या बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए तो क्वेश्चंस कोई बड़े नहीं है। ठीक है, तो मुझे आप भेजते रहिए इस मेल आईडी पर इस तरह के क्वेश्चंस, मैं सॉल्व करके आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।